जी टेक्स का क्विज वन जो हुआ था हमारा उसके बारे में शुरू करते हैं। मिस्टर अली ने भाई डिस्पोज की है एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। एक पेंटिंग डिस्पोज की है जो उसने मदर से ली थी और उसने बेच दी है 3.3 मिलियन की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी आपने कोई चीज गिफ्ट में ली हुई आगे या इनहेरिटेंस में ली हुई आगे बेची है तो ओरिजिनल जो मदर के हाथों में कॉस्ट है उसको देखेंगे और ये करेंगे। तो ये 13 लाख का गेन ये आ जाएगा। ओके। ही सोल्ड अ कॉइन, कॉइन के बेचने पे लॉस आया, उसको इग्नोर करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन टिक होनी थी। Zara is the CFO of Innovative Solutions. As a part of compensation package, the company has provided her with a luxury vehicle for her personal use. Personal use है तो फिर 10% लगेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल वॉज इतने। रेंटल्स इग्नोर करेंगे, बस 24 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, 24 लाख आ जाएगा। डिविडेंड इज ओनली टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। जी बिल्कुल ये बात गलत है। जी ये मैं आपको सारी फाइल शेयर कर दूंगा। डिविडेंड इज ओनली फाइनल टैक्स रिजीम अंडर टैक्स लॉज। डिविडेंड फाइनल टैक्स रिजीम है अंडर टैक्स लॉज, नहीं भाई ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो उसी वक्त शो हो गया था व्यू स्कोर प्रेस करके। डिविडेंड इज ओनली फाइनल टैक्स रिजीम अंडर टैक्स लॉज, ये बात गलत है। डिविडेंड अगर जो है वो पाकिस्तान से मिला है तो फिर तो वो फाइनल टैक्स रिजीम है, वरना अदर सोर्स के चैप्टर का पहला सफा जाके खोल के देखिएगा। आप एमसीक्यू नंबर 3 के लिए लिख लें। एमसीक्यू नंबर 3, अगर जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो फिर पेज नंबर 7 लिखता रहे। अदर सोर्स के पहले सफे पे देखिएगा, मैंने लिखवाया था कि अगर डिविडेंड बाहर के मुल्क से मिले तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नॉर्मल रिजीम में जाएगा, वो फाइनल नहीं होगा। ओके। कासिम एक सिटीजन है पाकिस्तान का। कासिम एक सिटीजन है पाकिस्तान का और ही रिमेन्ड इन जर्मनी, वो जर्मनी के अंदर रहा है फॉर 2 मंथ्स फॉर अर्निंग सैलरी इनकम एंड केम बैक टू पाकिस्तान बिफोर एंड ऑफ ईयर। और साल खत्म होने से पहले वो पाकिस्तान में आ गया है। अच्छा भाई, हमने पढ़ा था कि फॉरेन सैलरी तब माफ होगी, इसमें ना ये वाली ऑप्शन सही है। तो शायद अभी हमने करते हुए येलो कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो गूगल फॉर्म पे गई थी तो वो बी ही टिक थी। जी वो तो ट्रेंड ना करें, वो बाद में करें, सब कुछ अवेलेबल होगा पोर्टल पे। अच्छा कासिम ऑब्वियसली भाई बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट ही होंगे अनस भाई। कासिम सईद, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रिमेन्ड इन जर्मनी फॉर 2 मंथ्स फॉर अर्निंग सैलरी एंड केम बैक टू पाकिस्तान बिफोर एंड ऑफ ईयर। और साल खत्म होने से पहले जो है वो पाकिस्तान आ गया है। तो हमने कहा था कि अगर आप बाहर के मुल्क में सैलरी पे टैक्स पे कर दें तो भी सैलरी माफ हो जाएगी, फॉरेन सैलरी। या आप सिटीजन है और रिमेन्स अब्रॉड है। आप बताएं क्या वो सिटीजन है? जी, लेकिन रिमेन्स अब्रॉड नहीं है, इस वजह से वो वाला बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरेन सैलरी पे अगर आप बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दें फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब रिक्वायरमेंट 2 टिक करनी थी, हिज फॉरेन सैलरी मे बी एग्जाम्ड ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। कंडीशन बताएं जी क्या है? कंडीशन बताएं बच्चों क्या है, जरा लिख के बताएं कंडीशन क्या है ये। जी एक्सलेंट, नहीं रिमेन्स अब्रॉड नहीं कंडीशन आकिल, वो तो पूरी हुई नहीं। इस सिनेरियो में ए ऑप्शन नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती ए ऑप्शन। मैं आपको दोबारा बताता हूँ जरा तसल्ली से। हमने कहा था फॉरेन सैलरी कब माफ होगी, फॉरेन सैलरी तब माफ होगी जब आप फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दें या आप सिटीजन हैं और बाहर के मुल्क में ही रहें। अब ये बाहर के मुल्क में तो रहा नहीं, तो ये वाली ऑप्शन तो इसके पास अवेलेबल नहीं है। अब हिज फॉरेन सैलरी में बी एग्जाम्प्ट, उसकी फॉरेन सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन। मस्ट बी टैक्स वाली बात गलत है, बिल्कुल गलत है, मस्ट बी टैक्स नहीं। क्योंकि सवाल साइलेंट है इस बारे में कि उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है या नहीं पे किया। तो सवाल जब साइलेंट है इस बारे में तो इसलिए ऑप्शन बी ज्यादा लॉजिकल है कि हिज फॉरेन सैलरी में बी एग्जाम्प्ट ऑन फुलफिलिंग अ सर्टेन कंडीशन, बल्कि विल बी एग्जाम्प्ट ज्यादा अच्छा लफ्ज हमें करना चाहिए था। हिज फॉरेन सैलरी विल बी एग्जाम्प्ट ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, ये वाली ऑप्शन है। मस्ट बी टैक्स तो बिल्कुल गलत है। मस्ट बी टैक्स से तो लगता है कि जैसे मस्ट ही होगी, एक कंडीशन हमने मिसिंग की थी ना, वो अगर पूरी हो जाए। जी 2-3 लोगों ने सवाल पूछा था, अगर
इनको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो जरा दोबारा लिखते हैं। अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो फिर मे बी एग्जेम्प्ट, मे बी नहीं, फिर शेल बी ज्यादा अच्छा लफ्ज है, मैंने कहा शेल बी होना, फिर तो मस्ट एग्जेम्प्ट होगी। अब इसीलिए तो हमने आगे लिखा हुआ था एमसीक्यू में, ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, तो वो कंडीशन अब सवाल में नहीं थी बताई हुई, तो वो अब हमने इसलिए यही टिक करके आना था बी, कि अगर वो सर्टेन कंडीशन क्या थी वो ऊपर बताई नहीं हुई, अगर वो बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दें। ओके, ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है सवाल के बाद, हाँ ना कर दिया करें। रिपेयर अलाउंसेस ऑलवेज अलाउड इफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इज रेंटेड, अगर फॉरेन कंट्री में पे कर दे तो एग्जेम्प्ट है जी, बिल्कुल। अच्छा भाई, ये तो लंबे लंबे सवाल शुरू हो गए हैं, अभी तो हमारी ये डिस्कशन फिर खत्म नहीं होगी। ये अगर आप फिजिकल के हैं तो कल क्लास के बाद आ जाएं, और अगर आप जूम ऑनलाइन के हैं तो कल जूम मीटिंग में आ जाएं। जी अब्दुल कदीर, ओके। ये तो अभी एमसीक्यू की डिस्कशन फिर पता नहीं कहाँ निकल जानी है, ये तो चैप्टर शुरू हो जाना है पढ़ना हमने। रिपेयर अलाउंस इज ऑलवेज अलाउड इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रेंटेड, रिपेयर अलाउंस हमेशा माइनस करने की इजाजत है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट की जाए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, वो लैंड है, तो फिर रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा, ओके। एंड नोशनल एक्सपेंसेस ऑलवेज अलाउड ऑन सेलिंग एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, नहीं, एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं। हमने पढ़ा था कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है उन पे अलाउ होगा, बाकियों पे तो अलाउ नहीं होगा ना। अगर एक ऑथर एग्जैक्ट 24 महीने ले, भाई एग्जैक्ट 24 महीने पे बेनिफिट नहीं है, 24 महीने से ज्यादा पे बेनिफिट है, ओके। इन रेयर केसेस अ डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर फाइनल टैक्स regime, कभी भी नहीं। आप एमसीक्यू रजिस्टर पे अपने लिख लें, एमसीक्यू 8 सेक्शन 8 इन चैप्टर 4, जिनको मेरी बात याद नहीं आ रही। सारी सारी सिक्योरिटीज की मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होती बॉस, ऐसे जुल्म ना करें। हमने पढ़ा था कि अगर आपने जो है वो पब्लिक लिस्ट, वो क्या कहते हैं, ऐसी कंपनी के शेयर बेचे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने शेयर ओन किए हैं 50% से ऊपर, तो वो सिक्योरिटीज हैं, लेकिन उसमें नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि उसके सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं, वो बाजार में तो नहीं बिक रहे। ओके बॉस। अच्छा, इन रेयर केसेस रिडक्शन विल बी अलाउड अंडर फाइनल टैक्स regime, भाई फाइनल टैक्स regime में कभी भी रिडक्शन अलाउ नहीं होती। ऑल अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर आर कंसीडर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, जाहिर बात है और किस हेड में जाने हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। बॉस खामोश हो गए हैं। अच्छा, कैश अमाउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, भाई ये यस है या नो है? कौन सा ये पॉइंट, ये तो पता नहीं, अब मैंने वो 8 9 10 कौन सा, 10 तो भी हुआ नहीं। सिक्योरिटीज वाला तो अभी आपने 8 लिख रहे हैं, अभी सिक्योरिटीज वाला दूसरा था, ये 8 है। 8 में तो ये है कि फाइनल टैक्स रिजीम में खर्चे माइनस नहीं होते ना, ये तो आप लोग जाके चैप्टर 4 में देख लीजिएगा। जीपीडीएफ ग्रुप में भी शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये हमने फाइनल टैक्स रिजीम में पढ़ा था, खर्चे माइनस नहीं हो सकते, ये पढ़ा था सेक्शन 8 में। ये मैंने क्या, सेक्शन 8 चैप्टर 4 लिख लें, एमसीक्यू नंबर 8 लिख के। जी, ये तो बड़ी डिटेल से बात हुई, अब ये तो अगेन लेक्चर शुरू हो जाएगा, कल आप जूम मीटिंग में आके पूछ लें फिर ये तो फिर मुझे वो सारे सेक्शंस खोलने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा। इतनी डिटेल से डायग्राम्स बने होने के बावजूद भी अगर हल्का सा हिंट दे के आप लोगों को बातें याद नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से प्रॉपरली चीजें नोट नहीं हो पा रही, इसका मतलब है क्लास में ये जो चीजें हम नोट करवा रहे हैं आपको, ये किस लिए नोट करवा रहे हैं, ये ये जो सारी एग्जाम्पल्स करवाई जा रही हैं, ये एग्जाम्पल लगता है आपने नहीं की हुई। वो ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको मेरी ये बात याद नहीं आ रही तो। लेट ज्वाइन किया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट ज्वाइन किया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेक्चर अगर सही तरह ले रहे हैं तो लेट ज्वाइन किया या जल्दी ज्वाइन किया है, ये वाली अगर एग्जांपल नोट की हुई है तो हिंट देने से बात समझ आ गई है। अब ये तो फिर वो डिस्कशन नहीं होगी, फिर वो सारी चीज, हाँ तो मीटिंग लेट ज्वाइन किया, फिर मीटिंग का लिंक लेना, ये तो मीटिंग लेट ज्वाइन की वाले फिर एमसीक्यू नंबर 1 भी पूछ रहे होंगे।
भाई मैं अब चीजों को मैं स्किप करूंगा, आप लोगों के सवालों को। जो मुझे काम का लगा मैं उसको हाँ ना करूंगा। अब मैं हर एक की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा सवाल की कि मैं इसको क्यों ले रहा हूँ क्यों नहीं ले रहा। फिजिकल के हैं फिजिकल में आ जाएं, ऑनलाइन के हैं कल जूम मीटिंग में आ जाएं, सवाल पूछें खुल के जितने मर्जी। अभी तो हमारी डिस्कशन ही नहीं फिर खत्म हो सकेगी इसकी। अच्छा जी, पॉइंट 9 तो हो गया। 10, कैश अमाउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ऑलवेज चार्जेबल अनदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसा ही है ना? कैश अमाउंट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज ऑलवेज चार्जेबल अनदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नो क्यों? नो क्यों नहीं, क्यों नो? चलो मैंने तो अभी हाईलाइट किया हुआ है, आइंदा हाईलाइट करके नहीं आपको दिखाएंगे। नो क्यों? वो कैश अमाउंट बताएं जो एक बंदा दूसरे बंदे को दे, अदर सोर्स में नहीं जाती। हमने तो ये पढ़ा था कैश अमाउंट एक बंदा दूसरे बंदे को दे, गिफ्ट वगैरह और चीजें अदर सोर्स में चली जाती हैं। नहीं, रिलेटिव वाली बात बिल्कुल गलत है, रिलेटिव से तो गिफ्ट इन काइंड मिलता है, ये ब्लंडर है। सर्विसेज, गुलाम नबी पूरी बात करें ना, इस तरह अधूरी बात तो ना करें। हमने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के पैसे या सिर्फ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के पैसे आप दूसरे बंदे को दे दें कैश फॉर्म में, तो वो अदर सोर्स में नहीं जाते। बस ये पढ़ा था। गुलाम नबी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लिखेंगे एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज, एंड नहीं। एंड वाला तो कैश में चला गया तो वो अदर सोर्स में चला जाएगा। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर इंटरेस्ट इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल, बिल्कुल। भाई एक बात याद रखिएगा, जो चीज फाइनल टैक्स रिजीम में चली जाए उसमें खर्चे नहीं माइनस करने की जरूरत होती। अगर एक एम्प्लॉय बोनस लेते हैं एम्प्लॉयर से तो वो सर्टेन एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है। भाई सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस ही नहीं कर सकते, तो जब सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस ही नहीं करते तो बोनस हो या जो मर्जी हो, खर्चा माइनस तो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, सिर्फ एक केस में, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दी हो, वरना नहीं, वरना नहीं। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। जी भाई, ये ऐसा, ये यस है नो है? कि यस। आपने गिफ्ट रिसीव किया। भाई ये माइक ऑन ना करें। नॉट की वजह बताए ना, नॉट की कोई एग्जांपल दें, कौन सा गिफ्ट है जो रिसीव किया रिलेटिव से? ये क्या बात हुई? नो, नो तो हाईलाइट हुआ हुआ है। कौन सा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये हमेशा ही कैपिटल गेन में जाता है। कौन सा गिफ्ट अकील, कौन सा, मसलन कौन सा? ये देखो, गिफ्ट इन का आपको रिश्तेदार से ज्वेलरी मिली, आपने बेच दी, ये तो कैपिटल गेन में जाएगी। इसका जवाब तो यस होना चाहिए। हाँ जी। आपको रिश्तेदार से कार गिफ्ट में मिली, हाँ जी। आपने इसको जो है वो, वो अमन क्यों मैं मीटिंग च जी एक मिनट, भाई मीटिंग से होते चुप, आप चुप कर जो ना। क्या है इधर से? म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। नो। ओके भाई, ये नहीं, इन काइंड अदर देन मनी तो नहीं ना, अब ऐसे तो बातें ना करें ना। देखें, सादा सी बात है। तो ये जिन्होंने लिखे अदर सोर्स, ये जुल्म ना करें। मैंने ये नहीं लिखा गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव का क्या करना है। मैंने लिखे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी ने ज्वेलरी दी तो उसका क्या करना है। मैंने कहा अब ज्वेलरी किसी ने दे दी, जब वो बिकी तो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको किसी ने पेंटिंग दे दी, मैं ये नहीं पूछ रहा वो कहाँ जाएगी, जब आगे बिकेगी तो वो जाएगी कैपिटल गेन में। अब देखें, कैपिटल गेन में खुद आगे लिख रहा हूं, तो नो को मैंने क्यों टिक किया हुआ है? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई एसेट का नाम बताए ना, क्या कोई कोई जवाब नहीं दे रहा। एक्सेलेंट, 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 एक्सेलेंट। मिसाल के तौर पे मुझे रिलेटिव से कार गिफ्ट में मिली, जब मैंने बेच दी तो ये तो कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। तो लिखा हुआ था
रिलेटिव से मिला हुआ हर गिफ्ट जब बिकेगा हमेशा कैपिटल गेन में जाएगा, ये बात तो गलत है। गॉट इट? जिन्होंने गलती की थी अस्तगफिरुल्लाह का ए लिखें सॉल्व करते हुए और आगे चलें। इन इन काइंड गिफ्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 बच्चों ने 4 बच्चों ने गलती की थी, शुक्रिया भाई शुक्रिया। इन काइंड गिफ्ट्स रिसीव्ड आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऑलवेज, हमेशा नहीं, मे बी कह सकते हैं, मे बी होगा ना भाई। रिलेटिव से मिले तो नहीं जाएगा अदर सोर्स में, किसी और से मिले, ठीक है जी, ये तो ठीक सही होगा ना सबका। गेन, अच्छा ये इसमें जूम मीटिंग में रिएक्ट करने की ऑप्शन नहीं होती? होती है, मैं आगे कुछ लिख दूं फिर रिएक्ट करें, उस तरह हो सकता है हाँ। अदर देन, अच्छा जी। गेन ऑन सेल ऑफ गोल्डन बैंगल, भाई सारा भाई गोल्डन बैंगल, बैंगल क्या होती है? और जवानों 52 लोग मीटिंग अटेंड करें, जो मुझे निकाल दो, 53 हो गए हैं, चलो 52 लोग मीटिंग अटेंड करें, बैंगल क्या होती है? ज्वेलरी, वेल डन। तो ज्वेलरी कैपिटल गेन में है, यस। जब कभी वुमेन टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स में ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं अगर प्रॉपर्टी किराए पे दे दे, कोई ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी थी। नॉन एडजस्टेबल एडवांस फॉर प्लॉट गिवन ऑन रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बिकॉज नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो हमें सेक्शन, इसको लिख लें आगे, सेक्शन 16 जाके पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 16 में एक बॉक्स डला हुआ है हल्का सा। ओवर टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिले, जिस मर्जी को मिले, ओवर टाइम टैक्सेबल है सैलरी में, सैलरी के चैप्टर के दूसरे सफे पे जाके पढ़ लीजिएगा, लिख लें MCQ 19, सैलरी चैप्टर सेकंड पेज, वहां लिखा हो तो ओवर टाइम टैक्सेबल है, उसमें ये नहीं लिखा होता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को माफ है। बोनस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। फॉरेन इनकम ऑफ रेजिडेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल। भाई अभी पढ़ के आए हैं, लिखे रजिस्टर पे अपने MCQ 21, लिख लिया। MCQ 21 लिख के आगे लिखें, सैलरी के पेज 121 पे पढ़ा था, फॉरेन सैलरी माफ होती है अगर टैक्स पे कर दें, इसलिए इसका जवाब नो था। लिखें आगे, सैलरी के चैप्टर 121 में पढ़ा था, फॉरेन सैलरी माफ होती है अगर इस पे टैक्स पे कर दें। तो फॉरेन सोर्स इनकम हमेशा तो टैक्सेबल नहीं है, कभी कभी माफ भी है। ना ना ना, इतनी स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, खुद खुद एफर्ट करनी नहीं। जहां पे जो ऐसी चीज है जो भूलने का डर है, वो मैं खुद बता रहा हूँ, मीटिंग दोबारा अटेंड कर लें या वो कर लें, खुद कुछ नहीं करना, हम एक एक चीज चमचे में डाल के दें आपको। हाउ इज इट पॉसिबल? तो डिस्कस ही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अब एक एक चीज को बच्चे को लिख के दें, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये यहाँ पे। मैंने आपको आसान सा हल बताया हुआ है, जो मुश्किल चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये सफा नंबर है, ये जाके लिख लें। जी हाँ ना बोलें जिन्होंने ये सजेशन दी है। चीज को इस तरह नहीं बनाना कि आप कोई कहे यार ये तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख दी हैं, और नहीं, जिन्होंने बोला था उनको कह रहा हूँ जी, बोल दी, शुक्रिया, पता नहीं अब जबरदस्ती मैंने ओके करवाया या कैसे करवाया, जैसे भी है मैंने करवा दिया, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। गेन, चले मादरत, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स इज ऑलवेज अ सेपरेट ब्लॉक, शुक्रिया शुक्रिया, ये जजाकल्ला। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स इज ऑलवेज सेपरेट ब्लॉक इनकम। ये ना असल में हमने एक चीज पढ़ी थी, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, अगर वो NCCPL से रूट नहीं होते तो वो फिर सेक्शन 37 में चले जाएंगे ना। तो ये था असल में एक साइंस, तो याद आया। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा ये ना थोड़ा सा मैंने खुद जानबूझ के जरा कंफ्यूजिंग बनाया था, जारी बात है, अब सारे MCQs अगर सारे सॉल्व कर लेते तो फिर हमने इनाम किसको देने थे? टॉप किए 25 नंबर लेके दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, और सेकंड नंबर पे जो है वो फिर 23 नंबर वाले फिजिकल वाले हैं कोई भाई, और फिर थर्ड नंबर पे 22 नंबर वाले फिजिकल वाले हैं।
अच्छा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, शायद ऑनलाइन के भी हैं को 22 नंबर वाले, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इज ऑलवेज चार्जेबल एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, ये मैंने खुद जानबूझ के बनाया था, गिफ्ट के साथ कैश साइन काइंड ने लिखा हुआ। माशाल्लाह, ये ऑनलाइन स्टूडेंट है आप। अच्छा, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कैश वाले की बात हो रही है, इन काइंड वाले की बात हो रही है, या कुछ भी नहीं बता रहा? साइलेंट है ना? साइलेंट है तो एस लिख देना। समझ आ गई मेरी बात तो। आप बताएं, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इज ऑलवेज अदर सोर्स। गिफ्ट इन कैश भी नहीं लिखा हुआ। अगर दोस्त आपको पैसे क्रॉस चेक के जरिए दे दे गिफ्ट, तो वो तो सोर्स में तो नहीं जाएगा ना। एमसीक्यू नंबर 23 की मिसाल लिखें, दोस्त अगर क्रॉस चेक से कैश गिफ्ट दे दे तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा, इसलिए ऑलवेज वाली बात गलत है। एस तो मैंने इसलिए लिखने को कहा था कि वो, पता नहीं किस लिए कहा था। अच्छा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। भाई ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, क्वेश्चन साइलेंट है तो एस लिखते हैं, ओके। शुक्रिया कील। भाई एमसीक्यू 23 समझ आ गया? जरा सारे ही ये 56 लोग हाँ ना कर दें। मैं सादा सी बात कर रहा हूँ। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, गिफ्ट कैश है या काइंड है नहीं बताया हुआ। कैश है, ठीक है, ओके 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 ओके, जजाकल्ला, बस ठीक है। कैश है या काइंड है नहीं बताया हुआ। तो दोस्त से गिफ्ट मिले अदर सोर्स में जाना है हमेशा। नहीं, वैसे अगर दोस्त आपको क्रॉस चेक से गिफ्ट के बारे में बताया नहीं हो ना कैसे दे रहे हैं, दोस्त अगर आपको क्रॉस चेक से गिफ्ट दे दे तो फिर तो नहीं जाएगा ना अदर सोर्स में। जी, जिन्होंने लिखा था दोबारा समझा दें, क्लियर। चलें, अभी जवाब सोच रहे हैं, हम आगे चलते हैं जी। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सिनी गुलाम नबी, आपने तो नहीं कहा था, तो किसी और ने लिखा था। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम सिस्टर इज ऑलवेज चार्जेबल अदर अदर सोर्स। गिफ्ट जो सिस्टर से मिले वो हमेशा अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा, नहीं, सिस्टर अगर क्रॉस चेक से दे दे गिफ्ट तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा। सिस्टर तो वैसे इन काइंड गिफ्ट दे दे तो वो भी अदर सोर्स में नहीं जाएगा। सिस्टर के तो कई गिफ्ट हो सकते हैं जो अदर सोर्स में नहीं जाए। आगे, ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी एज नॉर्मल टैक्स रिजीम। जितनी भी अमाउंट्स एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेंगी वो सैलरी में जाएंगी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नहीं भाई, ये बताएं क्यों फॉल्स है। एक्सेलेंट, अब्दुल्ला साहब ने सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड किया। पेंशन, पेंशन कभी कभी फाइनल टैक्स रिजीम में चली जाती है अगर कुछ कंडीशंस हों तो। ओके, गॉट इट। जिन लोगों को अब याद आई ये बात, वो अस्तगफिरुल्लाह का ए लिख के भेज दें। गोल्डन हैंडशेक नहीं, वो फाइनल टैक्स रिजीम नहीं है। मैंने वो सेपरेट ब्लॉक है, चलें सेपरेट ब्लॉक है, ठीक है। लो जी, ए आए, कम से कम 50 ए आने चाहिए, मैं फिर आगे चलूंगा। 4 ए आ गए हैं। चलो, डबल ए लिख के भेज दिया, एक ही दफा गाल मुकाओ। हाँ जी, चैप्टर नहीं पढ़ा तो लेक्चर 35 के बाद ही देना था ना आपने। ओके, सिलेबस तो लेक्चर 1 to 35 लिखा हुआ था। 50 दफा अस्तगफिरुल्लाह। भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा, 50 ये लिख के नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर फादर किराए पे दे घर को, फादर किराए पे घर दे बेटे को, तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में जाएगा फेयर मार्केट रेंट, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ लॉ में, हायर हायर ही होगा, हायर ऑफ एक्चुअल ऑफ फेयर मार्केट रेंट। डिविडेंड इनकम हमेशा नहीं, हमेशा नॉर्मल नहीं है। अगर बाहर के मुल्क से मिल रही है तो नॉर्मल है, अगर पाकिस्तान से मिल रही है तो फाइनल है। ये शुरू में डिस्कशन हो गई थी मीटिंग के स्टार्ट में। प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल एडुकेसी ये कहता है कि गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए जो कम से कम हमारे खर्चे पूरे कर सके। ये बात तो गलत है कि रेवेन्यू शुड रिमेन कांस्टेंट, ये तो चैप्टर 1 जाके पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। रिपेयर अलाउंस इज नेवर अलाउड इवन इफ फॉरफिटेड डिपॉजिट रिलेट्स टू बिल्डिंग। नहीं नहीं नहीं, अलाउ होगा। अगर बिल्डिंग का फॉरफिटेड डिपॉजिट है तो रिपेयर अलाउंस तो बिल्डिंग की सारी चीजों का अलाउ होता है। ओके बच्चों, अकल के पक्को, अल्लाह हाफिज। क्लोज कर रहे हैं हम मीटिंग।
20 से ऊपर वाले अपना नाम और इलाका लिख के भेज दें। 28 बता दें। ये आप चैप्टर 1 जाके पढ़ लें। 28 में ये था कि फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो कांस्टेंट रेवेन्यू इकट्ठा करें, जितनी जितनी जरूरत पड़े हुकूमत को उतना उतना रेवेन्यू इकट्ठा करें जी। माशाल्लाह, कलर का हार। और जी, ये प्राइवेट चैट में भेजें, बेहतर है। अच्छा, माशाल्लाह, जीशान हैदर साहब जी, सहाल इस्लामाबाद। जबरदस्त। 20 से ऊपर नंबर, 20 से ऊपर। माशाल्लाह, इनके भी 20 से ऊपर। हाँ, वो अभी मीटिंग अपलोड हो जाएगी जब, कल तो ले लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। चलें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चलें, माशाल्लाह, मुल्तान वाले भी हैं।